वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी की न्यू पाठशाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जैव प्रक्रम, तो सबसे पहली हेडिंग ही है जैव प्रक्रम। तो क्या है जैव प्रक्रम? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रियाएं जो जीवधारियों को वह सभी प्रक्रियाएं वह सभी प्रक्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं। जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण, इसके बाद जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब क्या हैं? जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम है। तो क्या है जैव प्रक्रम? वह प्रक्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि। तो सबसे पहले हेडिंग है पोषण। क्या है पोषण? चलिए देखते हैं पोषण क्या है। पोषण न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? तो पोषण क्या है? पोषण पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को, क्या भाई? पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो पोषण या भोजन की आवश्यकता, अगला पढ़ेंगे हम। पोषण की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड, पोषण की आवश्यकता। तो पहली आवश्यकता क्या है? कि सबसे पहला है समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है, इसलिए हम पोषण अर्थात भोजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई? समस्त जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है। दूसरा, पोषण या भोजन से जीव द्रव्य में वृद्धि होती है। जीव द्रव्य में वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। क्या होता है? जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं, जिससे जीवों के आकार में वृद्धि होती है। इसी से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। इसी से क्या होता है कि जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो जीवों के आकार में, जीवों का जो आकार है उसमें वृद्धि होती है। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा भाई, संतुलित भोजन से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।
क्या होती है? वृद्धि होती है। तो चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं क्या हैं? वह सभी प्रक्रियाएं जो जीवधारियों को जीवित बनाए रखने में सहायक होती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि। तो सबसे पहली जैविक प्रक्रिया है पोषण। तो पोषण क्या है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या भाई? पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड, पोषण की आवश्यकता। तो पहली आवश्यकता है जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है। अगला है पोषण या भोजन से जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। पोषण या भोजन से जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। कोशिकाएं आकार में बढ़ेंगी तो जीवों का आकार में वृद्धि होगी, अर्थात वृद्धि में सहायक होती हैं। तो पोषण से भोजन जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ेंगी, और कोशिकाएं आकार में बढ़ेंगी तो जीवों के आकार में वृद्धि होगी। अगला है संतुलित भोजन से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। संतुलित भोजन से क्या होता है भाई? प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अब पढ़ेंगे भोजन के मुख्य घटक। क्या पढ़ेंगे भाई? भोजन के मुख्य घटक। तो चलिए देखते हैं भोजन के मुख्य घटक। भोजन के मुख्य घटक मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो भोजन में 6 मुख्य घटक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 मुख्य घटक पाए जाते हैं, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोषक तत्व, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है पहला? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण। क्या है? खनिज लवण। मिनरल्स। क्या? मिनरल्स। और छठा है आपका जल। क्या है? जल। तो भोजन के मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये सब क्या है? भोजन के मुख्य घटक है। तो सबसे पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इसका कार्य क्या है? सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। यह जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, अतः इसे ऊर्जा प्रदायी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदायी पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ, क्योंकि इससे मानव या जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज ये हमें गन्ना, चुकंदर और एक और होता है खजूर। गन्ना, चुकंदर और खजूर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज के रूप में पाए जाते हैं। और सरल कार्बोहाइड्रेट का किसमें पाया जाता है? ये मुख्यतः गन्ना, चुकंदर और खजूर में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट।
कौन सा? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण क्या क्या उदाहरण हैं भाई? मंड, सेलुलोज और काइटिन। क्या? मंड, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज और काइटिन, काइटिन, ये सब क्या हैं? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। ये है आलू, अरबी और मक्का। इसमें आलू, अरबी और मक्का में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आलू, अरबी और मक्का में पाए जाते हैं। तो भोजन के मुख्य घटक 6 हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, अर्थात ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ये सरल रूप में गन्ना, चुकंदर और खजूर में पाए जाते हैं। इसके बाद है जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण मंड, सेलुलोज, काइटिन है। यह आलू, अरबी और मक्का में पाए जाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे वसा। कौन सा पढ़ेंगे भाई? वसा। दूसरा है वसा। कौन सा है भाई? वसा। तो दूसरा वसा, फैट्स। यह भी ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है। यह एक ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है। क्या है? ऊर्जा प्रदायी पदार्थ। वसा भी एक प्रकार का ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है। ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व, पोषक तत्व है। क्या है? ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है। जब ये भी ऊर्जा दे रहा है, यह भी ऊर्जा दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा दे रहा था, अर्थात इसका मतलब दोनों एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होंगे। इसका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। वसा क्या है? वसा एक प्रकार का ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाँ, पशुओं से प्राप्त होने वाले वसाएं और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसाएं। पशुओं से यह हमें दूध, घी, पनीर के रूप में प्राप्त होती हैं। और वनस्पतियों से यह हमें नारियल, बादाम, मूंगफली, नारियल, बादाम, मूंगफली आदि से प्राप्त होती हैं। कौन? वसाएं। वसाओं के कार्य, फंक्शंस ऑफ फैट्स। वसाओं के कार्य, फंक्शंस ऑफ फैट। पहला कार्य है शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ। पहला कार्य है शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसाओं के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? वसाओं के रूप में संचित होता है। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसाओं के रूप में संचित होता है। दूसरा, यह हमें वसाएं ऊर्जा प्रदान करती हैं। वसाएं ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं भाई? वसाएं ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे, यह ताप नियंत्रण में सहायक होती है। ताप नियंत्रण में सहायक होती है। और इसके बाद चौथा है भाई कोशिका कला के निर्माण में। किसके? कोशिका कला के निर्माण में। कोशिका कला के निर्माण में ये सहायक होती हैं। तो वसा भी एक प्रकार का ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। वसाएं पशुओं से हमें दूध, घी और पनीर के रूप में मिलती हैं। वनस्पतियों से हमें नारियल, बादाम और मूंगफली के रूप में मिलती हैं। वसाओं के कार्य, तो शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसाओं के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? वसाओं के रूप में। दूसरा है यह हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? वसाएं ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके बाद ताप नियंत्रण करती हैं। मानव शरीर का ताप नियंत्रण करती हैं। कोशिका कला का निर्माण करती हैं। कौन? वसाएं। वसाओं के कार्य। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन। क्या देखेंगे भाई? प्रोटीन। चलिए मिटाते हैं। चलो शुरू करते भाई। प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? प्रोटीन्स एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये? प्रोटीन्स एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। क्या करता है? शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन्स के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन्स के उदाहरण होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के मिलने से होता है। किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के मिलने से होता है। जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा और पौधों में प्रोटीन के स्रोत दाल, गेहूँ, मूंगफली और बादाम है। क्या है भाई? दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम है। ये हैं पौधों में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के स्रोत। जंतुओं में प्रोटीन्स के स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध। मांस, मछली, दूध, ये जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत हैं। इसी प्रकार पौधों से जो प्रोटीन्स मिलते हैं, किससे मिलते हैं? दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से यह पौधों के रूप में प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन्स के कार्य। क्या? प्रोटीन्स के कार्य। प्रोटीन्स के कार्य। प्रोटीन्स के कार्य। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का पहला कार्य है शरीर में वृद्धि, निर्माण प्लस टूट फूट की मरम्मत। क्या? वृद्धि प्लस टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। टूट फूट की मरम्मत। जीवधारियों के शरीर में होने वाली वृद्धि तथा शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर यह हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। क्या हुआ भाई? प्रोटीन्स आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जब आवश्यकता होती है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड होता है, तब ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? प्रोटीन। तो हाँ, प्रोटीन शरीर में वृद्धि का कार्य प्लस शरीर में टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। इसके आवश्यकता पड़ने पर, नीड अर्थात आवश्यकता पड़ने पर यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। वसाओं का संश्लेषण करता है। तीसरा कार्य है वसाओं का संश्लेषण। क्या है? वसाओं का संश्लेषण करता है। वसाओं का संश्लेषण। तो ये है प्रोटीन्स के कार्य। शरीर में वृद्धि का कार्य करता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है, आवश्यकता पड़ने पर यह हमें ऊर्जा भी देता है और वसाओं का संश्लेषण करता है। ये है प्रोटीन्स। आगे पढ़ेंगे जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण। वाटर एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले जल देखेंगे। क्या देखेंगे? जल। तो जल सभी जीवों के शरीर में लगभग 45 से 80% जल पाया जाता है। सभी जीवों के शरीर में लगभग 45 से 80% जल पाया जाता है। सभी जीवों के शरीर में लगभग 45 से 80% वाटर अर्थात जल पाया जाता है। और जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग है। जल क्या है भाई? जीवद्रव्य का मुख्य भाग। जीवद्रव्य का मुख्य भाग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मुख्य भाग होता है। ठीक है। जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है। ये विलायक के रूप में कार्य करता है। अर्थात सभी जैविक क्रियाओं में समस्त जैविक क्रियाओं में विलायक का काम करता है। किसका कार्य करता है? विलायक का। किसका कार्य करता है? विलायक का। तो सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 से 80% भाग जल से मिलकर बना होता है। क्या होता है? 45 से 80% भाग जल से मिलकर बना होता है। जीवद्रव्य का मुख्य भाग, जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग है। समस्त जैविक क्रियाओं में विलायक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखेंगे खनिज लवण। क्या देखेंगे भाई? खनिज लवण। तो खनिज लवण क्या है? खनिज लवण, हाँ, शरीर का लगभग 4 से 5% शरीर के भार का लगभग 4 से 5% होता है। शरीर के भार का लगभग 4 से 5% खनिज लवणों से मिलकर बना होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक करता है। क्या करता है? शारीरिक अंगों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कौन? खनिज लवण। शारीरिक अंगों के निर्माण में सहायता करता है और मानव शरीर का 4 से 5% भाग
खनिज लवणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन्स। क्या देखेंगे भाई? विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? विटामिन्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शारीरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो क्या करता है? शारीरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो शारीरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो शारीरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन्स, ये है पहला। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से? बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये है वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सा भाई? ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हम याद करेंगे एक ट्रिक से, इसे बना देंगे क्या? उल्टा। के ई डी ए, कीड़ा। क्या भाई? कीड़ा। कीड़ा जल में नहीं घुलता है तो किस में घुलेगा? वसा में। तो कीड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है। के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। कीड़ा क्या होता है? वसा में घुल जाता है, जल में नहीं घुलता। ऐसे याद करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी। कैसे विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सी विटामिन है भाई? जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। कैसा भाई? स्वपोषी पोषण। दूसरा है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है? जो ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। ये क्या करते हैं? अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं, भोजन का निर्माण ये कर लेते हैं। ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, ये स्वयं नहीं कर पाते। वह जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले रहे हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। और उसमें पाए जाने वाले पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी तीन प्रकार के। परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है मृतोपजीवी। पहला क्या है? मृतोपजीवी। दूसरा है परजीवी। चौथा तीसरा है प्राणी संभोजी। परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या है? ऐसा पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं या सड़े गले पौधों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या सड़े गले पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। और उन जीवों में पाए जाने वाले पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मशरूम में पाया जाता है राइजोपस। मशरूम और राइजोपस में पाया जाता है। इसके बाद परजीवी पोषण, ऐसे जीव जो जीवित जीवों के शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जूं, खटमल,
जूं, खटमल, मच्छर ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर में रहकर प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी पोषण, उनमें पाए जाने वाले पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो प्राणी समभोजी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राणी समभोजी को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।